क्लासिफिकेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ नियोप्लेजिया। बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कोई भी कैंसर या नॉन कैंसरस ट्यूमर ओरिजिनेट होगा तो ये सारे फीचर्स जो 4 यहाँ पे लिखे हैं ये हर उस ट्यूमर में पाए जाएंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट वाला है एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसे हॉलमार्क ऑफ नियोप्लेजिया बोला जाता है। तो एनाप्लेजिया की डेफिनेशन शुरू करने से पहले अभी तक हमने पैथोलॉजी में जितने भी हॉलमार्क्स के बारे में बात करी है उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला हॉलमार्क जो हमने पढ़ा था वो था फॉर अपोप्टोसिस। अगर आपको याद हो, दैट इज एनसीसी, न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेशन। उसके बाद अगली चीज हमने पढ़ी थी न्यूरोनल अपोप्टोसिस, और हमने जाना था कि न्यूरॉन्स में कभी भी कैस्पेज होते ही नहीं, तो कैस्पेजेस द्वारा अपोप्टोसिस नहीं होता। न्यूरॉन्स में अपोप्टोसिस करने के लिए होता है AIF, दैट इज अपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलमार्क फॉर बैरेट्स ईसोफेगस, उसमें वो सेल्स होते हैं जिसमें म्यूसिन पाया जाता है, दैट इज गोइंग टू बी द गॉबलेट सेल्स। फिर इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में आते हुए द हॉलमार्क ऑफ अक्यूट इन्फ्लेमेशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमें डिस्ट्रक्शन ज्यादा देखने को मिलती है, तो हॉलमार्क इज टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयर। और इसी रिपेयर का अगर हॉलमार्क पूछा जाएगा दैट इज गोइंग टू बी द ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। अब हमने जाना कि व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ नियोप्लेजिया। दैट हॉलमार्क ऑफ नियोप्लेजिया इज एनाप्लेजिया। और अगर सिंपल शब्दों में सुनना चाहो तो एनाप्लेजिया का सिंपल अर्थ होता है कैंसर। तो आपसे इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा। यू विल बी आस्क्ड कि एनाप्लेजिया की डेफिनेशन क्या है। तो एनाप्लेजिया की डेफिनेशन है लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले हमें एक शब्द नहीं आता था एनाप्लेजिया, अब हमें 2 नहीं आते। उसकी डेफिनेशन का भी अर्थ अभी तक हमें नहीं आता, उसे भी आपको तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। पहले आप जानो कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, उसके बाद ही पता लगेगा कि डिफरेंशिएशन चली जाएगी तो एनाप्लेजिया कहलाया जाएगा। तो पहले तो डिफरेंशिएशन क्या होती है वो समझने के लिए अपने आप के बारे में एक एग्जाम्पल समझो। आपकी शक्ल किसके समान है? ऑब्वियसली या तो आपकी माता या पिता। आप स्ट्रक्चरली अपने फेस वाइज, अपनी जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है फिजिक वाइज, अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हो। तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी आपकी अपने पेरेंट्स की तरह है। और अभी ना सही पर कुछ सालों में आप देखोगे कि जैसे जैसे आप बड़े बूढ़े होते जाओगे आपके जो हाव भाव, आपकी जो फंक्शनैलिटी है, आपका जो बिहेवियर, पर्सनैलिटी है, वो भी काफी हद तक आपके पेरेंट्स के समान ही हो जाएगी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हर बच्चा देखने में यानी कि स्ट्रक्चरली और बिहेवियर में यानी कि फंक्शनली अपने माँ बाप की तरह ही दिखाई या देता है या फिर काम करता है? तो उसे बोला जाता है डिफरेंशिएशन। आप अगर अपने माता पिता की तरह दिखते हो, उनकी तरह बिहेव करते हो, तो आपको मैं बोलूंगी कि आप डिफरेंशिएटेड हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बनाया है लिवर, एक नॉर्मल लिवर है, और लिवर में से जो अराइज हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी अ ट्यूमर। अब अगर मैं कहूँ ये ट्यूमर दिखेगा किसकी तरह, तो जहां से आया है उसी की तरह दिखेगा। लिवर में से अगर इसका ओरिजिन हो रहा है तो ये लिवर की तरह दिखाई देगा। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे पूछूं ये ट्यूमर काम किसकी तरह कर रहा है, बिहेव किसकी तरह कर रहा है, तो अगेन लिवर से आया है, तो लिवर अगर बाइल बनाने का काम करता है तो ये भी बाइल बनाने का काम करेगा। तो डिफरेंशिएशन क्या हम बोल सकते हैं कि ये ट्यूमर डिफरेंशिएटेड है, ये दिखता भी लिवर की तरह है और काम भी लिवर की तरह करता है, तो जहां से आ रहा है वैसा ही दिखता है, वैसा काम करता है, ये डिफरेंशिएटेड है। पर अगर मैं बोलूं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, structural and functional similarity of tumor to parent organ। पेरेंट ऑर्गन की तरह दिखना, पेरेंट ऑर्गन की तरह काम करना, अगर एक ट्यूमर ऐसा कर रहा है मतलब वो डिफरेंशिएटेड है। अब अगर वो ये करना छोड़ दे, अगर ये एक ऐसा बुरा ट्यूमर बन जाए जो ना ही अपने पेरेंट की तरह दिखाई दे रहा है, ना ही अपने पेरेंट की तरह काम कर रहा है, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, अगर ये डिफरेंशिएशन चला गया, अब उसे बोला जाएगा एनाप्लेजिया। तो एनाप्लेजिया क्या है? डिफरेंशिएशन का चला जाना। जब ट्यूमर ना अपने पेरेंट ऑर्गन की तरह दिखाई देता है, ना उसकी तरह काम करता है, ना स्ट्रक्चर में ना फंक्शन में, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया सरल भाषा में आम आदमी को समझाने के लिए कैंसर। तो वहीं पर आपसे एक और चीज पूछी जाएगी कि अच्छा एनाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया में क्या अंतर होता है? फिर अगेन फॉर द कॉमन मैन डिस्प्लेजिया का अर्थ होता है प्री कैंसर। अगर आपकी कोई रिपोर्ट किसी रिलेटिव की लेके आए और उसके अंत में लिखा हो द रिपोर्ट सेज डिस्प्लेजिया सीन, तो मतलब अभी प्री कैंसर स्टेज में है पेशेंट। और अगर एनाप्लेजिया लिखा है तो मतलब फुल ब्लोन कैंसर हो चुका है। अब यदि प्री कैंसर हो या कैंसर हो, कुछ चीजें समान होगी और एक अंत में हम पढ़ेंगे एक अंतर
जिससे फाइनल डिसीजन बनेगा कि ये प्री कैंसर है या कैंसर। पहले तो समान चीजें पढ़ते हैं। टोटल 5 फीचर्स हैं जो कॉमन है यदि डिस्प्लेजिया हो या एनाप्लेजिया हो। सबसे पहला है लॉस ऑफ पोलैरिटी। लॉस ऑफ पोलैरिटी क्या होता है? लॉस ऑफ पोलैरिटी का मतलब है अगर आप एक नॉर्मल सेल बनाओ तो सेल में हमेशा जो न्यूक्लियस होगा ना, मैं थोड़ा सा बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ बनाऊंगी। पोलैरिटी का मतलब होता है एक पोल पे न्यूक्लियस बैठता है, बट अभी मैं पोलैरिटी की बात ही नहीं कर रही ना, मैं कह रही हूँ कि प्री कैंसर और कैंसर में लॉस ऑफ पोलैरिटी होता है। मतलब अब जो भी सेल्स बनेंगे अगर हम उनका न्यूक्लियस देखेंगे तो वो बेस की तरफ पोल पे नहीं होगा, वो हल्का सा मुझे ऊपर नीचे दूर पाया जाएगा। तो सबसे पहला कैंसर का क्या फीचर है? लॉस ऑफ पोलैरिटी। दूसरा फीचर जो पाया जाता है दैट इज प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन। मतलब कैंसर सेल हर तरीके से वेरिएशन शो करेंगे। आप बोलो साइज में, बिल्कुल कुछ कैंसर सेल छोटे होंगे, कुछ बहुत बड़े बन जाएंगे, कुछ मीडियम साइज के हो जाएंगे। अलग अलग सेल अलग अलग शेप और साइज का दिखाई देगा। तो साइज के साथ साथ शेप में भी वेरिएशन देखी जाती है। कुछ कैंसर सेल्स गोल, कुछ ओवल, कुछ ऐसे हेक्सागोनल, कुछ स्पिंडल शेप। तो अलग अलग साइज दिखेंगे, अलग अलग शेप दिखेगी, इसे बोला जाएगा प्लियोमॉर्फिज्म। तीसरा फीचर होता है इंक्रीज्ड एनसी रेशियो। इसका क्या मतलब है? तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये आपने एक सेल बनाया, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर अगर मुझे न्यूक्लियस बनाना है तो लगभग इतना सा एरिया के अंदर मैं न्यूक्लियस बना दूंगी। तो अगर मैं पूछूं कि एक नॉर्मल सेल, अभी आप सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे हो, उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो कितना कितना होता है? नॉर्मल सेल का न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो रेंजेस फ्रॉम 1:4 टू 1:6। कितना होता है? नॉर्मल 1:4 से लेके 1:6। मतलब साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है ना, वो दिख ही रहा है साइटोप्लाज्म कितना ज्यादा है, और न्यूक्लियस उसके अंदर कम एरिया ऑक्यूपाई करता है। ये नॉर्मल सेल है। बट सोचो कैंसर सेल में क्या हो रहा है? कैंसर सेल तो डिवाइड करे ही जा रहा है, सुबह शाम रात कॉन्स्टेंटली डिवाइड करे। न्यूक्लियस एकदम से मुझे ऐसा दिखेगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। तो कैंसर सेल कैसा दिखाई देता है? अगर ये सेल है तो न्यूक्लियस लगभग पूरे सेल जितना ही आपको बड़ा मिलेगा। तो इफ यू आर आस्क्ड कि कैंसर सेल का NC रेशियो क्या होता है, तो वो ऑलमोस्ट 1:1 है। कहना इसे बढ़ गया? यस, क्योंकि वो सेल ज्यादा डिवाइड कर रहा है, और ज्यादा डिवाइड करने की वजह से केवल साइज नहीं बढ़ा, अगर आप उसका रंग भी देखोगे, हाइपर कलर, हाइपर क्रोमेजिया। न्यूक्लियस का नॉर्मल कलर क्या होता है? ब्लू। मैं कह रही हूँ यहाँ पे ब्लू कलर ज्यादा हो जाएगा। तो अब ये लाइट ब्लू दिखने की बजाय जो न्यूक्लियस होगा वो आपको इस रंग का दिखाई देगा। नाउ इट इज गोइंग टू लुक डार्क ब्लू इन कलर, दैट इज नोन एज हाइपरक्रोमेजिया। तो अभी तक के 4 पॉइंट क्या थे? सबसे पहले न्यूक्लियस ऊपर को हो जाएगा तो पोलैरिटी चली गई, सेल के अलग अलग आकार प्रकार दिखाई देंगे मतलब प्लियोमॉर्फिज्म, न्यूक्लियस बढ़ जाएगा मतलब NC रेशियो ही बढ़ जाएगा। कैंसर सेल का नॉर्मल होता है 1:4, यहाँ हो जाएगा 1:1, और जो न्यूक्लियस होगा वो गाढ़े ब्लू कलर का दिखाई देगा, हाइपरक्रोमेजिया। बट 5वीं चीज अभी बची है। 5th चीज होती है माइटोसिस। अब माइटोसिस तो मतलब सेल का डिवाइड करना ना, वो तो आपके और मुझ में नॉर्मली भी सेल डिवाइड करता है। पर सोचो हमारी सेल डिवीजन जो होगी और जो एक कैंसर सेल की सेल डिवीजन होगी उसमें कितना अंतर होगा। कैंसर सेल तो सुबह शाम डिवाइड कर रहा है, उसका काम ही यही है, डिवाइड करते जाओ, बढ़ते जाओ, फैलते जाओ। तो सोचो उसमें कितनी माइटोसिस दिखाई देगी। देयर इज इंक्रीज इन माइटोसिस, और हर तरीके की, हर शेप की माइटोसिस दिखाई देगी। कई बार जो माइटोसिस होगी वो सूरज की किरणों की तरह फैली हुई दिखेगी, उसे आप बोलोगे सनबर्स्ट माइटोसिस। कई बार वो आपको मर्सिडीज बेंज साइन की तरह दिखाई देगी, कई बार वाई शेप की होती है, कई बार एक्स शेप की होती है। तो अलग अलग अक्षरों का शेप वो ले सकता है, उसे बोलते हैं माइटोसिस का बढ़ना। अब ये जो 5 चीजें हैं, क्या क्या? लॉस ऑफ पोलैरिटी, प्लियोमॉर्फिज्म, इंक्रीज्ड NC रेशियो, हाइपरक्रोमेजिया और माइटोसिस, ये किस में देखी जाती हैं? ये समान है, ये कॉमन फीचर्स है, ये प्री कैंसर में भी देखे जाते हैं और ये कैंसर में भी देखे जाते हैं। तो आप मुझसे पूछोगे कि पैथोलॉजिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इधर या उधर बताना, क्योंकि प्री कैंसर की रिपोर्ट जाएगी तो मरीज का अलग ट्रीटमेंट चलेगा, और कैंसर की रिपोर्ट जाएगी तो दुनिया ही बदल गई, एक अलग ट्रीटमेंट चलेगा। तो फाइनली मैं कैसे बताती हूँ कि प्री कैंसर है या कैंसर है? तो जो फाइनल हमारा डिसीजन है
वो देखने के लिए मुझे देखना होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, मतलब जो भी कैंसर सेल ऊपर चल रहा हो, अंत में बेसमेंट मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है, इंटैक्ट है, मतलब अभी तो कैंसर पूरा नहीं हुआ, दिस इज डिस्प्लेजिया, अभी मरीज प्री कैंसर की स्टेज पे है। पर जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटी फूटी लग रही है, टूटी फूटी होने की वजह से कैंसर सेल्स अब फैलना शुरू हो चुके हैं, तो अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन का ब्रीच दिखाई दे रहा है तो वो बन जाता है एनाप्लेजिया, और इसका अर्थ ये होगा मरीज के लिए कि उसे फुल ब्लोन कैंसर हो चुका है। तो सोचो, अगर मैंने मरीज को बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट के बेसिस पे डिस्प्लेजिया की रिपोर्ट दी और अगर ब्रोकन के बेसिस पे एनाप्लेजिया की रिपोर्ट दी, तो मरीज तो ये पूछेगा ना, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? तो ये कैसे आप जानोगे? तो आपने 3 टर्म्स अभी तक प्लेजिया प्लेजिया शब्द की 3 टर्म्स पढ़ ली हैं इन 3-4 चैप्टर में, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, एनाप्लेजिया। तीनों की डेफिनेशन पहले याद कर लेते हैं। मेटाप्लेजिया क्या होता था? एक टिश्यू का दूसरे टिश्यू में बदलना, दैट इज मेटाप्लेजिया। और हम हमेशा बीच में ये रिवर्सिबल वाला एरो बनाते थे, क्योंकि हमने जाना था कि मेटाप्लेजिया हमेशा रिवर्सिबल ही होता है, एक टिश्यू दूसरे में बदलता है और वक्त आने पे वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में भी आ सकता है। दूसरा हमने अभी पढ़ा डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है प्री कैंसर। और फिर हमने पढ़ा एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया का मतलब होता है कैंसर। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, यदि किसी को कैंसर हो चुका है तो फिर तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना कि वो बिना कीमोथेरेपी के नॉर्मल हो जाएगा। खुद से तो कैंसर वापस नॉर्मल होने नहीं वाला, तो कैंसर एनाप्लेजिया तो हमेशा इरिवर्सिबल। प्री कैंसर वो स्टेज है। हम क्यों कहते हैं कि इस स्टेज पे कैंसर को पकड़ लोगे तो मरीज के ठीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? क्योंकि यदि अगर हमने मरीज को जल्दी पकड़ लिया तो चांसेस हैं कि हम उसके कैंसर या प्री कैंसर स्टेज को नॉर्मल ला सकते हैं। पर अगर कैंसर पकड़ने में देरी हो गई, फिर हम नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पर ग्रे जोन बनता है, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगी पार्शियली रिवर्सिबल। कुछ मरीजों में हम उन्हें वापस रिवर्स कर सकते हैं, कुछ में हम नहीं कर पाते। तो ओवरऑल समरी ये बनी कि मेटाप्लेजिया तो हमेशा ही रिवर्सिबल होगा, कैंसर तो हमेशा ही इरिवर्सिबल होगा, उसको तो कोई तोड़ ही नहीं है, कीमो देनी ही पड़ेगी, उसके बिना मरीज नॉर्मल नहीं होगा। डिस्प्लेजिया या प्री कैंसर वो बीच वाली कैटेगरी है जो पार्शियली रिवर्सिबल है। अब इसी डिस्प्लेजिया को गायनी में आप कैसे पढ़ोगे वो जान लो। डिस्प्लेजिया का गायनी में सर्विक्स वाले ऑर्गन में एक मेंशन आता है जहां पे आप पढ़ोगे CIN। CIN होता कुछ नहीं, डिस्प्लेजिया ही है। मतलब CIN एक प्री कैंसर स्टेज है। सर्वाइकल कैंसर होने से पहले जो प्री कैंसर की स्टेज होती है सर्विक्स में, उसे CIN कहते हैं। तो C फॉर सर्विक्स। इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। इंट्रा एपिथेलियल क्यों? क्योंकि आपने कहा था डिस्प्लेजिया प्री कैंसर, इसमें बताना बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है। प्री कैंसर में तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, यही हमने याद किया था ना। डिस्प्लेजिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी, और अगर इंटैक्ट रहेगी तो जो कैंसर होगा वो एपिथेलियम के अंदर अंदर होगा, जो भी कैंसर होगा वो इंट्रा एपिथेलियल ही होगा। सो आई होप दिस इज ओके। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमारे CINs है ये अलग अलग टाइप के हैं, CIN1, CIN2 एंड CIN3। और कैसे जानते हैं? देखो, तीनों में बेसमेंट मेम्ब्रेन तो इंटैक्ट है, तीनों डिस्प्लेजिया है। तो हमें ये देखना है कि जो डिस्प्लेजिया है वो कितने कितने थिकनेस में फैला हुआ है। अगर डिस्प्लेजिया सिर्फ लोअर 1/3 ऑफ द एपिथेलियम में पाया जा रहा है तो वो CIN1 है। अगर डिस्प्लेजिया लोअर 2/3 ऑफ द एपिथेलियम में पाया जा रहा है तो वो CIN2 है। और अगर डिस्प्लेजिया ऑलमोस्ट, पूरी थिकनेस नहीं, ऑलमोस्ट इंटायर थिकनेस में पाया जा रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी CIN3। रिपीटिंग, मैंने कैसे याद करा है? यदि डिस्प्लेजिया, आप देखना चाह रहे हो कि डिस्प्लेजिया कितनी थिकनेस में पाया जा रहा है, तो यदि डिस्प्लेजिया लोअर 1/3 में पाया जा रहा है तो CIN1 बोलना, अगर लोअर 2/3 में पाया जा रहा है तो CIN2 बोलना। तो 1 का 1/3, 2 का 2/3 एंड 3 का ऑलमोस्ट इंटायर। पूरी वॉल नहीं बोली मैंने, पूरी एपिथेलियम की थिकनेस नहीं बोली, मैंने कहा ऑलमोस्ट इंटायर एपिथेलियम। बिकॉज अगर फुल एपिथेलियम हो गई बाय चांस, अगर फुल थिकनेस में मुझे डिस्प्लेजिया दिखाई दिया तो अब हम CIN नहीं बोलेंगे, अब हम उसे बोलेंगे CIS। अगर फुल थिकनेस में दिखा तो CIS, जिसका नाम है कार्सिनोमा इन सीटू, जिसमें पूरी थिकनेस में कुछ गड़बड़ डिस्प्लेजिया दिखाई देगी, CIS कार्सिनोमा इन सीटू। मतलब ये वो एक स्टेप दूर है कैंसर बनने से। इन सीटू का मतलब बस अगला स्टेप जो होगा वो प्रॉपर कैंसर हो जाएगा, और वही हुआ। अगले स्टेप
स्टेप में मैंने देखा ये यहाँ टूटी बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन का ब्रीच, जैसे ही हुआ ब्रीच वो डिस्प्लेजिया की कहानी हो चुकी है खत्म। अब मरीज चली गई है एनाप्लेजिया में, मतलब ये हो चुका है फुल ब्लोन कैंसर। तो आप एक बार ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दोबारा सुन लो। सबसे पहले कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की बात चल रही है, तो सर्वाइकल कैंसर एक दिन या एक रात में नहीं होता, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो चलती है जिसके बाद सर्वाइकल कैंसर पहुंचता है। तो सबसे पहले पेशेंट को प्री कैंसर होता है, डिस्प्लेजिया होता है, पहले वो लोअर 1/3 थिकनेस में होता है तो उसे CIN1 बोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे 2/3 में चला जाता है, उसे CIN2 बोलते हैं, धीरे धीरे वो ऑलमोस्ट पूरी थिकनेस में चला जाता है, उसे CIN3 बोलते हैं, ऑलमोस्ट के बाद वो पूरी ही थिकनेस को इन्वॉल्व कर लेता है, उसे CIS बोलते हैं, एंड फाइनली जब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन तोड़ के फैलना शुरू हो जाता है, अब उसे हम प्रॉपर कैंसर या एनाप्लेजिया बोलते हैं। आई होप एवरीवनस ओके। सबसे पहला हॉलमार्क फीचर एनाप्लेजिया पढ़ लिया। दूसरा वाला सबसे छोटा है, रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में कॉमन सेंस लगानी है आपको। आप खुद सोचो, हमने अभी पढ़े 2 प्रकार के ट्यूमर होते हैं, एक है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा माना गया है मैलिग्नेंट, मतलब कैंसर वाला ट्यूमर। कौन सा ट्यूमर ज्यादा तेजी से स्पीड से डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा? कैंसर ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, तो रेट ऑफ ग्रोथ कैंसर सेल्स का ज्यादा होगा। अब 2 प्रश्न है कि ग्रोथ तो हो रही है पर मिनिमम कितना वजन होना चाहिए ट्यूमर का कि आप उसे क्लिनिकली डिटेक्ट कर लो। क्लिनिकली डिटेक्ट ये नहीं कि आंखों से देख के या छू के, क्लिनिकल डिटेक्शन मतलब रेडियोलॉजिस्ट उसे अल्ट्रासाउंड, CT, MRI पे पकड़ सके, उतना मिनिमम कितना होना चाहिए कि वो रेडियोलॉजी पे दिख जाए, तो वो है 1 ग्राम। आपको सुनने में लगेगा कि 1 ग्राम ट्यूमर कुछ भी नहीं होगा, पर 1 ग्राम एक्चुअली 10⁹ सेल्स होते हैं, तो 1 ग्राम ट्यूमर में भी बहुत से सेल पाए जाते हैं। मिनिमम इतना पाना जरूरी है, तभी आप इसको क्लिनिकली ढूंढ पाओगे। मिनिमम जाना तो मैक्सिमम भी जानो। मैक्सिमम वेट ऑफ ट्यूमर कंपैटिबल विद लाइफ, तो मिनिमम 1 ग्राम था, मैक्सिमम 1 किलोग्राम है, और 1 kg में आते हैं 10⁻12 सेल्स। रिपीटिंग, मिनिमम 1 ग्राम, मैक्सिमम हो गया 1 kg, 1 ग्राम में 10⁻9 सेल्स, मैक्सिमम में 10⁻12 सेल्स। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब सेकंड वाला हमारा फीचर भी खत्म। अब हम आते हैं थर्ड एंड फोर्थ। लिखने से पहले इसे थोड़ा सा समझ लो। एक है लोकल इन्वेजन, दूसरा है मेटास्टेसिस। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये एक लंग ट्यूमर है, अब इस लंग ट्यूमर, इस कैंसर का मन करा कि चलो अपने ना आस पड़ोस में घूम के आते हैं, मतलब ट्रेकिया से ईसोफेगस आसपास के ऑर्गन्स में घूमा है, मतलब वो क्या कर रहा है, डोमेस्टिक ट्रैवल, इंडिया में ही घूम रहा है, तो लोकल इन्वेजन। अगर उसका एक दिन मन करा कि नहीं बहुत घूम लिया इंडिया में आसपास, अब फॉरेन ट्रैवल करके आते हैं, अब ये लंग कैंसर का मन करा कि चलो मैं चला जाता हूँ ब्रेन में, डिस्टेंट घूम के आता हूँ, फॉरेन घूमने चला जाता हूँ, कैंसर लंग्स से उठ के CNS में चला गया, दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। प्लीज नोट, यदि एक बार मेटास्टेसिस हो जाए फिर कोई शंका आपको बचती है? अगर आपको पता लग जाए कि ब्रेस्ट से निकल के कोई ट्यूमर है जो ब्रेन में चला गया, क्या आपको कोई शंका होगी कि क्या ये कैंसर है या नहीं है? ऑब्वियसली कोई चीज अगर ब्रेस्ट से निकल के ब्रेन तक फैल चुकी है तो वो तो कैंसर ही है ना, उसके लिए मुझे और किसी प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। तो मोस्ट रिलायबल साइन अगर मुझसे पूछा गया, मोस्ट रिलायबल साइन होगा मेटास्टेसिस। अगर मुझे मेटास्टेसिस मिल गया तो इसके बाद तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि ये कैंसर है। एंड सेकेंड मोस्ट रिलायबल साइन क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी लोकल इन्वेजन। थोड़ा सा इसे अब हम बेहतर समझते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि लोकल इन्वेजन क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी द लोकल स्प्रेड, आसपास के ऑर्गन्स में, आस पड़ोस में, नेबरहुड में स्प्रेड हो जाना। पर अगर फॉरेन ट्रैवल करना है, डिस्टेंट स्प्रेड करना है कैंसर को, उसे बोला जाता है मेटास्टेसिस। इन सब में से जो सबसे रिलायबल साइन होगा वो कौन सा है, वो मेटास्टेसिस है, और इसी में से जो सेकंड रिलायबल साइन है दैट इज गोइंग टू बी लोकल इन्वेजन। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट समझ लिया, पर प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, एक्सेप्शन पे। तो मतलब अब फॉरेन ट्रैवल करने का किसका मन नहीं करता? तो क्या हम ये बोल सकते हैं सारे कैंसर्स डिस्टेंट स्प्रेड शो करेंगे? सारे कैंसर्स को मन है हम ब्रेन में जाएं, लंग्स में जाएं, बोन में जाएं, सभी कैंसर्स का ये मन है, ऑल कैंसर्स शो मेटास्टेसिस। पर एग्जामिनर आपसे पूछेगा एक्सेप्शन, वो कौन सा कैंसर है जो कहता है नहीं मुझे फॉरेन ट्रैवल से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने इंडिया में आसपास में पहाड़ों में घूमने और मैं खुश हूँ। लोकल इन्वेजन करने वाले कौन से कैंसर्स हैं? दे आर गोइंग टू बी BNB। इनको एयरबीएनबी बुक करना है, अपने देश में रहना है, खुश रहना है। तो कौन से है BNB? सबसे पहले है हमारा ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर्स का ज्यादा साइंटिफिक टर्म होगा ग्लायोमा। ब्रेन में जब ट्यूमर होता है तो आपने बहुत हार्डली कभी सुना होगा कि ब्रेन का ट्यूमर लिवर तक स्प्रेड हो गया। हाँ, उल्टा सुना है, लिवर का ट्यूमर तो ब्रेन में जाता है,
पर क्या ब्रेन का ट्यूमर कहीं और आता है? बहुत रेयर है। ब्रेन का ट्यूमर ब्रेन में ही फैलता जाता है, क्योंकि ब्रेन का ट्यूमर क्या दिखाना पसंद करता है? लोकल इन्वेजन, उसे ब्रेन में ही घूमना ज्यादा पसंद है। सिमिलरली एक और ट्यूमर है जो आप डर्मेटोलॉजी में पढ़ोगे, दैट इज नोन एज बीसीसी, एंड दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा का जो दूसरा नाम है दैट इज गोइंग टू बी रोडेंट्स अल्सर। अब आप डर्मा में जब पढ़ोगे, बेसल सेल कार्सिनोमा ना फेस पे ज्यादा पाया जाता है, मीडियल कैंथस के पास। तो आप सोचो अगर यहाँ पे किसी का ट्यूमर है तो अब कैंसर है, कैंसर का तो मन करता ही होगा ना कि दूर दूर घूमने जाओ, ब्रेन में चले जाओ, लिवर में चले जाओ, लंग्स में चले जाओ। पर बेसल सेल कार्सिनोमा का ऐसा कोई मन नहीं है। वो कहता है कि चलो फेस पे है, फेस पर ही घूमते रहो, लोकल इन्वेजन शो करते रहो। और वो बिल्कुल जैसे आपने चूहा देखा होगा, रोडेंट देखा होगा, वो वहीं पे अपना एक बरो बनाता है, क्योंकि उसको वहीं पे रैट होल्स में से जाना है, तो वो वहीं का टिश्यू, वहीं की चीज खाता रहता है। तो ये भी यही हुआ, बेसल सेल कार्सिनोमा जहां पे हुआ वो वहीं का टिश्यू डिस्ट्रॉय करता रहेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे कैंसर्स को दूर दूर जगह जाना, मेटास्टेसाइज करना पसंद है, पर बेसल सेल कार्सिनोमा एंड ब्रेन ट्यूमर्स, ये जो दो हैं, इनको पसंद है केवल लोकल इन्वेजन शो करना, जहां है वहीं पे घूमेंगे। अब ये आपने 4 पढ़ लिए फीचर्स, बट इसमें एक चीज जाननी है कि जो दूर घूमने वाला कॉन्सेप्ट है कि अच्छा ब्रेन में चले जाओ, बोन में चले जाओ, तो जाने के लिए कोई रास्ता, प्लेन, ट्रेन, साइकिल, बस, कोई तो तरीका होगा ना जिससे आप जाओगे। तो व्हाट आर द पाथवेज ऑफ मेटास्टेसिस? कैंसर स्प्रेड कैसे करता है? 4 तरीकों से। सबसे पहले लिम्फेटिक चैनल में बैठ के चला गया कैंसर, या फिर ब्लड वेसल में बैठ के चला गया। अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके पास 2 क्या तरीके हैं, ट्रेन या प्लेन। तो या तो वो लिम्फेटिक चैनल में बैठ के दूसरे ऑर्गन में चला गया, या तो वो ब्लड वेसल में बैठ के दूसरे ऑर्गन में चला गया। सबसे पहले पढ़ते हैं लिम्फेटिक स्प्रेड। अधिकतर कार्सिनोमास जो होते हैं ना, वो ये वाला पाथवे इस तरीके से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो जो कार्सिनोमास, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अगर माउथ में हुआ है तो वो कहाँ पे जाएगा? कार्सिनोमा है तो लिम्फेटिक, मतलब वो नेक के लिम्फ नोड में चला जाएगा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा कहाँ जाएगा? लिम्फेटिक, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा एक्सिलरी लिम्फ नोड में चला जाएगा। तो कार्सिनोमा आसपास के लिम्फ नोड में चला जाता है। हाउएवर, एक्सेप्शन तो एग्जामिनर का फेवरेट है ना, रीनल सेल कार्सिनोमा, हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा एंड फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा थायराइड। देखो अगर ध्यान से तो इनके नाम में कार्सिनोमा आता तो है, पर इन्हें तीनों को लिम्फेटिक चैनल में जाना नहीं पसंद। रीनल सेल कार्सिनोमा, हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा, फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा थायराइड, इन तीनों को ज्यादा जो पसंद आता है वो उल्टा है। ये कहते हैं हम जाएंगे उल्टा, हिमैटोजीनस, हम जाएंगे ब्लड वेसल। सो फॉर एग्जाम्पल, रीनल सेल कार्सिनोमा रीनल वेन में जाना पसंद करता है, हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा हिपैटिक वेन में जाना पसंद करता है, थायराइड कैंसर थायराइड वेन में जाना पसंद करता है। तो प्लीज रिमेंबर, ये हैं तो कार्सिनोमा, पर लिम्फेटिक में ना जाके ब्लड में जाते हैं। ब्लड की बात करने से पहले लिम्फेटिक में एक और डेफिनेशन है जो आपसे पूछी जाती है, दैट इज गोइंग टू बी द सेंटिनल लिम्फ नोड। सेंटिनल शब्द का अंग्रेजी में क्या मतलब होता है? सेंटिनल मतलब जो सबसे पूरी टीम के सबसे आगे खड़ा होगा, जो पहले नंबर पे मिलेगा उसे सेंटिनल का नाम दिया जाता है। तो अभी कैंसर को 2 मिनट के लिए भूलते हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नॉर्मल ब्रेस्ट है, नॉर्मल ब्रेस्ट या हर ऑर्गन का अपना एक लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। तो नॉर्मल ब्रेस्ट का सबसे पहला लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन से लिम्फ नोड में जाता है? वो जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड। सो कहना है से कैंसर की बात ना करते हुए नॉर्मल बात करते हुए, फर्स्ट लिम्फ नोड to receive the lymphatic drainage of an organ that is going to be sentinel lymph node। तो जाहिर सी बात है, अगर नॉर्मल ब्रेस्ट का सारा ड्रेनेज सबसे पहले एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाता है, तो गॉड फॉरबिड अगर किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर सेल भी सबसे पहले उसी लिम्फ नोड में जाएगा ना। तो अब आप जान रहे हो कि सेंटिनल लिम्फ नोड की बायोप्सी करना कितना जरूरी है, कि जब भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसका एक्सिलरी लिम्फ नोड देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि सबसे पहला जो कैंसर जाएगा वो इसी लिम्फ नोड के अंदर जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट केवल ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेम अप्लाई होता है इवन फॉर कोलन कैंसर, फॉर वल्वल कैंसर एंड इवन फॉर मेलानोमा। हाँ, ये किताबी बातें ज्यादा है,
प्रैक्टिकली हम आजकल ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर नॉर्मल लिम्फेटिक सबसे पहले एक्सिलरी में जाएगा तो फिर ब्रेस्ट कैंसर भी सबसे पहले एक्सिलरी में जाएगा। बट अब आता है ट्विस्ट इन द स्टोरी। अभी तक मैं आपको कह रही थी कि अगर मरीज को कैंसर हुआ तो पहले वो एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाएगा, उसके बाद भले वो कहीं भी जाए, एक्सिलरी लिम्फ नोड के बाद वो कैंसर सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड में भी जा सकता है, वो कैंसर मैमरी लिम्फ नोड्स में भी जा सकता है, बट सबसे पहले तो एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाएगा। पर अब हुआ ट्विस्ट इन द स्टोरी। अगर मैं कहूं कि सेंटिनल लिम्फ नोड या फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड में कैंसर नहीं गया, सेंटिनल लिम्फ नोड स्किप हो गया, बट बाकी सारे लिम्फ नोड्स में वो पहुंच गया, ऑल अदर लिम्फ नोड्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व। सो फॉर एग्जाम्पल, एक्सिलरी लिम्फ नोड में कैंसर नहीं पहुंचा, यहाँ से कैंसर को जाना था, पर उसे लगा कि नहीं, रास्ता बंद है, मैं एक्सिलरी लिम्फ नोड तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसने क्या करा, जब आपको कहीं रास्ता क्लोज मिलता है तो आप जीपीएस आपको रीरूट करके दे देता है ना। तो कैंसर ने कहा ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड तक जाने का तो रास्ता बंद है, तो चलो हम सीधा चले सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड, चलो हम चले मैमरी लिम्फ नोड। उसने अपना रास्ता बदल के अपनी डेस्टिनेशन बदल ली। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाएगा स्किप मेटास्टेसिस। स्किप मेटास्टेसिस का क्या हुआ कि जो सबसे पहला लिम्फ नोड, सेंटिनल लिम्फ नोड, जहां जाना चाहिए था वो स्किप हो गया, पर बाकी सारे जो लिम्फ नोड्स हैं वो इन्वॉल्व हो गए। और ऐसा क्यों हुआ होगा? तो क्या ये सोचा कि यहाँ तक पहले लिम्फ नोड के जाने तक के रास्ते को बंद किसने किया? काफी बार ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी दी जाती है। रेडियोथेरेपी क्या करता है? रास्ते बंद कर देता है, वो लिम्फेटिक चैनल की फाइब्रोसिस कर देता है। देयर इज फाइब्रोसिस ऑफ द लिम्फेटिक चैनल, जिसकी वजह से वो रास्ता ही बंद हो गया। और जब रास्ता बंद हो गया तो फिर सेंटिनल लिम्फ नोड तक पहुंचने का सवाल ही नहीं होता। वहां तक नहीं पहुंच सकते, पर रीरूट करके कहीं और चले जाते हो। दैट इज नोन एज स्किप मेटास्टेसिस। आई होप सेंटिनल लिम्फ नोड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए, क्योंकि सबसे पहला तरीका कैंसर के स्प्रेड होने का लिम्फेटिक था, और दूसरे की अब हम बात करते हैं, दैट इज हिमेटोजीनस। मतलब अगर कैंसर को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसे वेन या आर्टरी में बैठ के जाना पड़ेगा। आप बताओ, इनमें से ज्यादा कॉमन वेन इन्वॉल्व होती है। कैंसर कहता है कि वेन में बैठ के जाना दूर तक ज्यादा आसान है, आर्टरी में बैठ के जाना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेन होती है थिन वॉल्ड, तो वेन के अंदर पेनिट्रेट करना, सोचो अगर ये कैंसर है, ये स्टार एक कैंसर है, अगर इस कैंसर को इस वॉल के अंदर जाना है, पतली सी वॉल है वेन की, वो सीआईडी के दया की तरह दरवाजा खोला, वेन के अंदर घुस गया। आर्टरी की वॉल तो बहुत मोटी होती है, इस वॉल के अंदर जाना पहुंचना बहुत दिक्कत का काम है। तो ज्यादा इन्वॉल्व इजीली क्या हो जाता है? वेन ज्यादा इजीली इन्वॉल्व होती है, बिकॉज दे आर थिन वॉल्ड। कौन कौन से कैंसर इसमें जाते हैं? सार्कोमास जाते हैं ब्लड के अंदर, अभी हमने पढ़ा था। कार्सिनोमा जाते हैं लिम्फेटिक्स में, तो सार्कोमा जाएंगे ब्लड में। बट एक्सेप्शन इज द रूल, एक्सेप्शन होना तो जरूरी है। रैब्डोमायोसार्कोमा ब्लड में नहीं जाता, और साइनोवियल सार्कोमा भी ब्लड में नहीं जाता। रैब्डोमायोसार्कोमा एंड साइनोवियल सार्कोमा, ये दोनों जो हैं, इन दोनों का मन करा कि नहीं, हम बाकियों की तरह ब्लड में ना जाके हम जाएंगे इनटू द लिम्फेटिक चैनल। तो एग्जामिनर आपसे क्रॉस कनेक्शन ज्यादा पूछता है। ऑल द कार्सिनोमास गो इनटू लिम्फेटिक एक्सेप्ट आरसीसी, एचसीसी एंड फॉलिकुलर थायराइड कैंसर जो ब्लड में जाते हैं। ऑल सार्कोमास गो इनटू द ब्लड एक्सेप्ट रैब्डोमायोसार्कोमा एंड साइनोवियल सार्कोमा जो लिम्फेटिक्स में जाते हैं। ये दोनों पाथवेज क्लियर हो गए। बिकॉज अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड एंड द फोर्थ पाथवे। थर्ड वाला है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी, जिसके नाम से समझ आ गया डायरेक्ट सीडिंग, मतलब कैंसर उठ के सीधा कहाँ जाके बैठ जाएगा? बॉडी कैविटी में। कैंसर का एक दिन मन करा, चलो लाइक लंग्स में हो रहा है कैंसर, उसका मन करा यहाँ से उठो बॉडी कैविटी में चल के बैठो। तो क्या होती है बॉडी कैविटी? लंग्स के आसपास कौन सी बॉडी कैविटी है? लंग्स के आसपास जो कैविटी है उसका नाम है प्लूरल कैविटी। सिमिलरली और कुछ नाम याद करने की कोशिश करो। हार्ट के आसपास कौन सी कैविटी है? पेरिकार्डियल कैविटी। अच्छा, अब्डोमिनल के आसपास, अब्डोमिनल कैविटी के आसपास कौन सी सबसे बड़ी कैविटी कौन सी होती है? अब्डोमिनल ऑर्गन्स के आसपास होती है पेरिटोनियल कैविटी। एग्जैक्टली। तो अब सोचो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेरिटोनियल कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी में अगर किसी कैंसर को आके बैठना है तो ये हमने बनाई पेरिटोनियल कैविटी। तो इसका जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं दैट इज स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। पेरिटोनाई तो समझ आ गया, पेरिटोनियल कैविटी की बात हो रही है। स्यूडोमिक्सोमा का मतलब कि कुछ म्यूसिन या मिक्सोइड जैसा टिश्यू है। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी मरीज को अपेंडिक्स का कैंसर हुआ, या किसी को ओवरी का
का कैंसर हुआ, पर उस कैंसर में अलग बात क्या थी, वो कैंसर म्यूसिन बनाने का काम करता है, म्यूसिन सिक्रीटिंग अपेंडिक्स कैंसर, म्यूसिन सिक्रीटिंग ओवेरियन कैंसर। तो इस म्यूसिन का मन करा कि चलो, म्यूसिन ने कहा पेरिटोनियल कैविटी में जाके बैठ जाते हैं। ओवेरियन कैंसर के म्यूसिन ने कहा चलो पेरिटोनियल कैविटी में जाके बैठ जाते हैं। तो सिंपल, स्यूडोमिक्सोमा म्यूसिन का मन करा पेरिटोनाई पेरिटोनियल कैविटी में जाके बैठ जाएं। तो कैंसर का क्या हुआ, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डायरेक्ट जाके कहाँ बैठा, बॉडी कैविटी में बैठा। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल नंबर 2, ब्लमर शेल्फ। जब किसी को, फॉर एग्जाम्पल, ये तब ब्लमर शेल्फ वर्ड यूज होता है जब किसी को स्टमक कैंसर हो और वो स्टमक कैंसर सीधा जाके बैठे इनटू पाउच ऑफ डगलस। तो जब स्टमक कैंसर सीधा पाउच ऑफ डगलस में जाके बैठ जाता है तो उसे बोला जाता है ब्लमर शेल्फ। तो कभी आपने सोचा कि पाउच ऑफ डगलस एनाटॉमी में होता क्या था? अगर थोड़ा सा हम याद करें तो पीछे की तरफ होता है रेक्टम और आगे की तरफ, फीमेल्स का एग्जाम्पल ले लो चलो, तो आगे की तरफ होता है यूट्रस। तो रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो पाउच बनता है, रेक्टो यूट्राइन पाउच, उसे बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। पर ये पाउच, ये फोल्ड बनाता कौन है? ये बनाता है पेरिटोनियल कैविटी। तो आपने अभी पढ़ा ना, पेरिटोनियल कैविटी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी है, पर इसका अंत कहाँ होता है? ये एंड में जाके कहाँ पे फिनिश होती है? पेरिटोनियल कैविटी का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, डिस्टल एंड होता है, वो पेरिटोनियल कैविटी पूरे ऑर्गन्स को कवर करने के बाद अंत में जाके रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो पाउच बनाती है उसे पाउच ऑफ डगलस बोला जाता है। उस एंड पॉइंट पर अगर स्टमक कैंसर जाके बैठ जाए उसे बोलते हैं ब्लमर शेल्फ। अब बहुत पेरिटोनियल कैविटी की बात हो गई तो कोई और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ड्रॉप मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे एक ब्रेन बनाया और ब्रेन में हम जो बात कर रहे हैं, एक ट्यूमर की बात कर रहे हैं जो आप ब्रेन में मेरे साथ बाद में पढ़ोगे, उसका नाम है मेड्यूलोब्लास्टोमा। अब ब्रेन के नीचे क्या पाया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके नीचे जो यहाँ पे आ रही है वो है स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या करता है मेड्यूलोब्लास्टोमा? इसका मन होता है कि चलो सीधा नीचे ड्रॉप कर जाए, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। वो सेल्स जो है, कैंसर सेल्स हैं, वो सीधा नीचे गिरते हैं, ड्रॉप करते हैं। किस में? स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा? CSF होगा। तो इसे बोला जाता है ड्रॉप मेटास्टेसिस। तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी में क्या 3 एग्जाम्पल आपने पढ़े? एक है स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, दूसरा है ब्लमर शेल्फ, वो पाउच ऑफ डगलस में स्टमक कैंसर अगर चला जाए, और तीसरा है मेड्यूलोब्लास्टोमा, नीचे गिरना, ड्रॉप मेटास्टेसिस। चौथा और आखिरी पाथवे ऑफ स्प्रेड जो होता है वो है ट्रांससीलोमिक स्प्रेड। वेरी सिंपल, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट और सीलोम का मतलब भी होता है बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी वाले 2 पॉइंट्स क्यों हैं? क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा था कि कैंसर का मन करा तो वो कहाँ जाके बैठ गया? डायरेक्ट सीडिंग, वो सीधा बॉडी कैविटी में जाके बैठा। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो बॉडी कैविटी में कैंसर बैठेगा नहीं, वो बॉडी कैविटी को एक सड़क की तरह यूज करेगा रोड ट्रिप करने के लिए। तो अगर आपको कहीं बहुत दूर जाना है, आपने कहा चलो रोड ट्रिप करें, सो फॉर एग्जांपल ये एक, अब आपको ऑर्गन्स तो दिख ही रहे, ये फॉर एग्जांपल एक स्टमक कैंसर है, ये एक और पेशेंट है जिसे ब्रेस्ट CA है, दिस इज अनदर पेशेंट हु हैज कोलन कैंसर, दिस इज अनदर पेशेंट हु हैज पैंक्रियाटिक कैंसर। इन चारों कैंसर्स का मन करा कि चलो कहीं दूर दूर मेटास्टेसाइज करते हैं, तो ये सीधा प्लान कर रहे हैं कि हम ओवरी में जाएंगे। पहुंचेंगे कैसे? ब्रेस्ट ओवरी तक। स्टमक कैंसर बिल्कुल एंड ओवरी तक कैसे पहुंचेगा? पैंक्रियाटिक कोलन, ओवरी तक पहुंचने के लिए एक रोड ट्रिप, लंबा सफर लगेगा। तो वो लंबा सफर किसके थ्रू होता है? वाया द बॉडी कैविटी। मतलब स्टमक कैंसर बॉडी कैविटी के थ्रू ओवरी तक पहुंचता है। फाइनल डेस्टिनेशन इसमें ओवरी है। क्या वो कहीं भी यहाँ बैठेगा? बॉडी कैविटी में कहीं बैठता है? नहीं। पिछले वाले में आपने पढ़ा था डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी, मतलब कैंसर का बॉडी कैविटी में जाके बैठ जाना। यहाँ पे कैंसर बॉडी कैविटी में बैठता नहीं है, वो बॉडी कैविटी को यूज करता है कि इसके थ्रू चलते चलते जाके बैठेंगे कहाँ पे? जाके बैठेंगे ओवरी में। और ओवरी में फिर ऐसे ट्यूमर को नाम दिया गया है द क्रोकेनबर्ग ट्यूमर। तो अगर आपसे पूछा गया क्रोकेनबर्ग ट्यूमर क्या ओवरी का अपना ट्यूमर है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरे ट्यूमर्स हैं जो ओवरी तक आए हैं। इट इज गोइंग टू बी मेटास्टेसिस टू द ओवरी। तो अगर अभी तक का रिवीजन हम करें, लिम्फेटिक स्प्रेड कौन शो करता है? दैट इज गोइंग टू बी कार्सिनोमास। और हिमेटोजीनस स्प्रेड कौन शो करता है? दैट इज सार्कोमास। हाउएवर एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, ऑल कार्सिनोमास शो लिम्फेटिक स्प्रेड बट RCC, HCC एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड दे शो हिमेटोजीनस। ऑल सार्कोमास शो हिमेटोजीनस, हाउएवर एक्सेप्शन में आता है रैप्डोमायोसार्कोमा एंड साइनोवियल सार्कोमा, दे टेंड टू शो यू द लिम्फेटिक स्प्रेड। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी
बॉडी कैविटी में हमारे पास द वेरी फेमस स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई आएगा, जिसमें वो पेरिटोनियल कैविटी में जाके बैठता है। बट अगर हम बात करें कि अच्छा पेरिटोनियल कैविटी में ट्रांसपोर्ट करते करते ओवरी में जाके बैठ जाओ, वैसे ट्यूमर को बोला जाता है क्रुकेनबर्ग ट्यूमर एंड दिस कम्स अंडर ट्रांसिलोमिक स्प्रेड। इस टॉपिक को खत्म करने से पहले जो आजकल फेमस टॉपिक है दैट इज वो कौन से ट्यूमर्स हैं जिनको बोनी मेटास्टेसिस शो करने का मन है। मतलब आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो 10 सालों से हर छुट्टी गर्मी की सर्दी की छुट्टियों में एक ही जगह जाते हैं। उनको वही नैनीताल जाना है, उनको हमेशा वही पहाड़ों में जाना है, या वो एक डेस्टिनेशन है जो 10 साल से आप सुन रहे हो, और ज्यादातर वो हो सकता है आपके माता पिता ही हो और उन्होंने आपको ज्यादातर अपने बचपन की छुट्टियों में वो एक ही जगह लेके गए हो। कुड बी अ रिलीजियस ट्रिप, कुड बी द हिल्स, बट ये होते हैं कुछ लोग जिन्हें एक ही जगह जाना है। सेम तरीके से कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनका हमेशा मन करता है कि अगर जाना है स्प्रेड करना है तो बोन में ही करना है, किसी ना किसी बोन में ही जाना है, और वो ट्यूमर्स हैं पब्लिक टॉयलेट। तो पहले इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहला कैंसर आता है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर का हमेशा मन होता है कि कहीं ना जाके अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन बोन में चले। अब हर कैंसर के लिए ना हड्डी कौन सी होगी वो याद नहीं करना, उसमें कॉमन सेंस लगाना कि एनाटॉमी में ये जो ऑर्गन है ये कहाँ पाया जाता है, उसके आसपास की हड्डी ढूंढ लेना। प्रोस्टेट कहाँ पाया जाता है? लंबोसेक्रल रीजन में। तो प्रोस्टेट कैंसर कौन सी वर्टेब्रा में जाएगा? ये लंबोसेक्रल वर्टेब्रा में फैलना पसंद करता है। तो दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर अगर लंबोसेक्रल वर्टेब्रा में जाएगा तो मरीज को क्या दिक्कत आएगी? लो बैक पेन। जब भी कोई ओल्ड अंकल मेल पर्सन आपके पास लो बैक पेन के लिए, 70+ ईयर्स के कोई अंकल आपके पास लो बैक पेन के लिए आएंगे, आप उसे हल्के में नहीं लोगे। आप हमेशा एक चीज को रूल आउट करोगे ही करोगे, वो है प्रोस्टेट कैंसर। ये था क्वेश्चन 1। एनाटॉमी में पूछा जाता है क्वेश्चन 2 कि प्रोस्टेट कैंसर वहां तक पहुंचा कैसे। तो एक वीनस प्लेक्सस होता है जिसका नाम है बैटसन्स वीनस प्लेक्सस, उसके थ्रू वो लंबोसेक्रल वर्टेब्रा में जाके बैठ जाएगा। पी से था प्रोस्टेट कैंसर, यू से कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बी से हो गया। आप सोचो कौन कौन से आपको ऑर्गन्स याद आ रहे हैं जिन अल्फाबेट से, वो आप बताते जाओ। बी से हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर, एल से हो जाएगा लंग कैंसर, नेक्स्ट वन आई से हो जाएगा इंटेस्टिनल कैंसर, the next one is going to be the kidney cancer and the last one is going to be the thyroid cancer। तो ये सारे वो कैंसर्स एंड कॉमन सेंस लगाओ। ब्रेस्ट कैंसर या तो पीछे थोरैसिक वर्टेब्रा में जाएगा या आगे रिब्स में जाएगा। लंग्स का भी वही है। इंटेस्टीन अब डिपेंड करता है लार्ज इंटेस्टीन स्मॉल इंटेस्टीन कौन सी वर्टेब्रा लेवल पे पड़ती है। किडनी ऑब्वियसली वर्टेब्रा में जा सकती है। थायराइड हमारा सर्वाइकल वर्टेब्रा में जा सकता है। तो जो एनाटॉमी की पोजीशन है उसके आसपास की हड्डी आप ढूंढ लो, वहां ये कैंसर जाके बैठ जाएगा। बात ये नहीं है कि जाके बैठ जाता है, बात ये है जो एग्जाम में पूछी जाएगी वहां बैठने के बाद करता क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक हड्डी यहाँ पे बनाई और हम जानना चाहते हैं कि चलो कैंसर यहाँ पहुंच तो गया, पर यहाँ पहुंचने के बाद क्या करता है। या तो वो हड्डी बनाता है, हड्डी बनाने को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोब्लास्टिक। या फिर वो हड्डी तोड़ता है और इसे बोला जाता है ऑस्टियोलिटिक। तो अब क्या काम कर रहा है? सो फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट कैंसर, अब इसको याद करने के लिए आप क्या करोगे? इस पूरे निमोनिक को 1 2 3 में ब्रेक करोगे। 1 अल्फाबेट, फिर अगले 2 अल्फाबेट, फिर अगले 3 अल्फाबेट। दोबारा देख लो, आप इसको 1 2 3 में डिवाइड करोगे। पहला अल्फाबेट, फिर अगले 2 अल्फाबेट, फिर अगले 3 अल्फाबेट। क्योंकि जो पहला अल्फाबेट है प्रोस्टेट कैंसर वो है ऑस्टियोब्लास्टिक। प्रोस्टेट कैंसर हड्डी बनाता है, कैंसर वहां स्प्रेड होता है, वहां जाके हड्डी बनाने का काम करता है। अगले 2 अल्फाबेट दोनों काम कर सकते हैं। वो ऑस्टियोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, वो ऑस्टियोलिटिक भी हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ब्लास्टिक लिटिक दोनों, ब्रेस्ट एंड लंग ब्लास्टिक लिटिक, ठीक है, दोनों कोई भी काम कर सकते हैं। वेयर बाकी के जो 3 है वो ऑस्टियोलिटिक होते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, prostate is blastic, other 2 are both and last 3 are going to be osteolytic। Finally ये pathways करने के बाद let's practice 2-3 questions। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ सेंटिनल लिम्फ नोड? अपनी डेफिनेशन खुद सोचो। सेंटिनल लिम्फ नोड वो है जहां सबसे पहला लिम्फेटिक ड्रेनेज जाता है। कैंसर भूल जाओ, किसी भी ऑर्गन का पहला लिम्फेटिक ड्रेनेज वहीं पे जाता है। द फर्स्ट नोड इन द बेसिन टू रिसीव द फ्लो फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर, यस दैट इज अ सेंटिनल लिम्फ नोड। क्या ये वो नोड है जिसे सबसे पहले बायोप्सी करते हो, या वो नोड है जिसमें सबसे पहले कैंसर पहुंचता है, या वो नोड है जो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होते हैं? नहीं, ये सिंपली नॉर्मली हम सब में ये वो नोड है जहां सबसे पहला फ्लो जाता है, वहीं पे फ्लो जाएगा तो जाहिर सी बात है वहीं पर ट्यूमर भी जाएगा। अगला क्वेश्चन,
4 सेंटीमीटर का ब्रेस्ट लंप है, उसमें मैलिग्नेंट सेल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ नेस्ट में है, कुछ ग्लैंड में है, और उनके आसपास है डेंस कोलेजनस स्ट्रोमा। ये तो हमें पता ही है, ट्यूमर होता है, ट्यूमर के आसपास जो कोलेजनस स्ट्रोमा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस टिश्यू को क्या बोला जाता है, डेस्मोप्लास्टिक चेंज। यही इन्होंने पूछा है, इसके लिए चाहे इन्होंने ट्राइक्रोम स्टेन करा जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ट्राइक्रोम स्टेन में दिखा होने वही कोलेजन ही है, बात तो इन्होंने लिख दी है, और इसमें पूछा ये स्टेन के बारे में कुछ गया ही नहीं है। देवास्क्यू ये होता क्या है, दिस इज अ desmoplastic change. Coming to the next question, which of the following best describes desmoplasia? अभी हमने पढ़ा, क्या desmoplasia blood vessels है? नहीं। क्या ये abnormal ectopic tissue है? नहीं। क्या ये normal tissue misplaced to abnormal location है? ectopic tissue की बात करें, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई ectopic tissue नहीं है, ये कोई blood vessel नहीं है। क्या ये fibrous connective tissue है जो बढ़ गया है? बिल्कुल। desmoplasia का एक ही अर्थ है, वो है fibrous connective tissue. Coming to the last question of this topic, what describes anaplasia? अपनी definition बताओ। anaplasia का मतलब था loss of differentiation, पहली definition। और क्या क्या था? anaplasia में देखा जाता था कि NC रेशियो बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा वो sunburst वाली माइटोसिस देखी गई थी, या फिर उसके अंदर प्लियोमॉर्फिज्म, आकार प्रकार बहुत दिख रहा था। याद है वो 5 पॉइंट हमने पढ़े थे, ये सब anaplasia में था। तो अब बताओ, क्या एनाप्लेजिया, जिसे आप कैंसर के नाम से जानते हो, क्या ये एक रिवर्सिबल चेंज होती है? नहीं, कैंसर तो इरिवर्सिबल होता है। क्या ये मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली रिजेंबल करता है? नहीं, रिजेंबल तो डिफरेंशिएशन में होता है, एनाप्लेजिया तो लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन है, रिजेंबल करना बंद कर जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। क्या ये एक डिसऑर्डर्ड ग्रोथ है? नहीं। क्या ये है लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन जिसके साथ होती है प्लियोमॉर्फिज्म, न्यूक्लियस खराब होने लग जाता है, माइटोसिस होने लग जाती है? ये डेफिनेशन इसमें फिट बैठ रही है, विच इज ऑप्शन 4। फाइनली आपके फीचर्स ऑफ नियोप्लेजिया खत्म हो चुके हैं। अब आप जाओगे सबसे मुश्किल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो अब शुरू होगा अगले 1-2 घंटे तक, वो है फंडामेंटल्स ऑफ नियोप्लेजिया।